नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए है। हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि। तो जो श्वसन क्रिया है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है प्रश्वसन, यानी श्वसन को अंदर लेना या श्वसन ग्रहण करना, और दूसरा है एक्सपायरेशन या निश्वसन, यानी वायु को शरीर से बाहर निकालना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और प्रश्वसन क्रिया के दौरान कई मांसपेशियों का संकुचन होता है। इंस्पायरेशन में निम्न क्रियाएं होती है। सबसे पहले इसमें देखते हैं बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों का संकुचन होता है, जिसे पसलियाँ ऊपर उठती है। जैसे ही अपन वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती है। दूसरा है डायफ्राम नीचे की तरफ फैलता है। जैसे ही वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो डायफ्राम नीचे की तरफ फैलता है। यह दोनों क्रियाएं थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ा देती है। फेफड़े इलास्टिक होने के कारण फैल जाते हैं, जिसमें अंतःपुप्पुस आयतन बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही अंतःपुप्पुस आयतन बढ़ता है तो उनका दाब है जो कम हो जाता है, फेफड़ों का दाब कम हो जाता है। और कितना कम होता है? करीब 1 mmHg कम हो जाता है। बाह्य वातावरण का दाब अधिक होने से वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है तथा तब तक जाती है जब तक प्रविष्ट होती है, यानी जब तक बाह्य व आंतरिक दाब बराबर नहीं हो जाता। इसे इंस्पायरेशन कहते हैं। यानी वातावरण में वायु का दाब अधिक है और फेफड़ों में वायु का दाब कम है, और वायु फेफड़ों में तब तक प्रवेश करती है जब तक बाह्य वातावरण का दाब व आंतरिक दाब बराबर नहीं हो जाता, और इस क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा आपके एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन है जो इनएक्टिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और एक्सपायरेशन क्रिया में इंटरकोस्टल पेशियाँ व डायफ्राम दोनों ही शिथिल हो जाते हैं। शिथिल क्यों होते हैं? क्योंकि वायु शरीर से बाहर निकलती है, और वायु शरीर से बाहर निकलेगी तो पसलियाँ क्या करेगी? नीचे झुक जाएगी। ये दोनों क्रिया उदर गुहा व अंतःपुप्पुस आयतन कम हो जाता है। यानी जैसे ही इंटरकोस्टल पेशियाँ और डायफ्राम शिथिल होते हैं तो उदर गुहा और अंतःपुप्पुस आयतन कम हो जाता है। लेकिन वायुकोश होते हैं उनका दाब बढ़ जाता है, और वो कितना बढ़ेगा? यानी इंस्पायरेशन में जितना दाब कम हो रहा था उतना ही दाब वायुकोश का एक्सपायरेशन की क्रिया में बढ़ जाता है, 1 mmHg। और फेफड़ों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं। और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ये एक स्वतः प्रेरित क्रिया है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अपन अगर श्वास रोकते हैं तो कुछ ही समय के लिए रोक सकते हैं, जब परमानेंट श्वास रुक जाता है तो इसका मतलब डेथ हो जाती है। तो ये आपके इंस्पायरेशन का डायग्राम है और ये एक्सपायरेशन का डायग्राम है। ये वायु इधर से प्रवेश कर रही है तो ये आपकी पल्मोनरी मेम्ब्रेन है, ये रिब्स है। तो रिब्स इंस्पायरेशन की क्रिया में क्या करती है? फैलती है, ऊपर उठती है। तो ये फैल रही है, ऊपर उठ रही है, और डायफ्राम नीचे की तरफ झुकता है। ये डायफ्राम नीचे दब जाएगा। जैसे ही वायु इधर से प्रवेश करेगी तो इस पर दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ने से डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा और पसलियाँ हैं जो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और ये आपके एक्सपायरेशन में क्या होगा? वायु शरीर से बाहर निकलेगी तो पसलियाँ क्या है? नज़दीक आएगी, इनका आकार कम हो जाएगा, और जो डायफ्राम है वो वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी दाब कम होगा। अब यहाँ पे फेफड़ों का दाब तो कम हो जाएगा, लेकिन जो एल्वोलाई है, वायुकोश है, उनका दाब बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से पसलियाँ नीचे की तरफ झुकती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। नेक्स्ट आपका गैस विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैस। तो गैस विनिमय ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें भी क्या होता है? बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन होता है। गैस विनिमय जटिल प्रक्रिया है। शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान
फेफड़ों में विद्यमान एल्वोलाई एवं उनके चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं के बीच में होता है तो उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। यानी कि गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की एल्वोलाई और उनके चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं के बीच में होता है तो उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। लेकिन अगर यही गैसों का आदान प्रदान रक्त कोशिकाओं एवं शरीर की उत्तक कोशिकाओं के बीच में होता है तो इसे आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी जैसे अपन नॉर्मल श्वसन लेते हैं और वो वायु अपनी फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों से ब्लड में जाएगी, तो इस प्रक्रिया को तो अपन क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। लेकिन दूसरा आपके आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन का मतलब है जैसे ही अपन बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेफड़ों के पास। फेफड़ों से कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी और ब्लड में जाने के पश्चात इसमें क्या होगी, ये ब्लड है जो हार्ट में जाएगा, हार्ट से वापस फेफड़ों में आएगा। तो इस ऑक्सीजन है जो ब्लड में जाता है तो ब्लड कैसा होता है, शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। तो जो अशुद्ध ब्लड है जिसमें यानी अशुद्ध ब्लड क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ये हार्ट में जाएगा। तो हार्ट में जैसे अशुद्ध और शुद्ध ब्लड जाते हैं तो उसमें से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो फेफड़ों के पास जाता है और उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं। और जब यही गैस है जो ब्लड में आ गई और ब्लड के माध्यम से अगर ये शरीर के ऊतकों के बीच में जाती है तो उसको आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो ये आपके बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन में डिफरेंस हो गया और यही एक प्रकार का गैस विनिमय है। और गैसों का आदान प्रदान हमेशा उच्च दाब से कम दाब की ओर होता है, यानी विसरण विधि द्वारा होता है। तो अब एक एक देखते हैं अपन बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन होता है उसको फुफ्फुसीय श्वसन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यानी वायु वातावरण से शरीर में प्रवेश कर गई और शरीर में प्रवेश करने के पश्चात फेफड़ों में चली गई। तो ये फेफड़े और जो अपनी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी वगैरह होती है इनके बीच गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, इसलिए इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी ये जो बाह्य श्वसन है आपका उसका शरीर ऊतकों से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब इंस्पायरेशन वायु कोशों में पहुंचती है तब यह वायु कोशों के चारों ओर स्थित पल्मोनरी आर्टरीज के केशिकीय जाल में विद्यमान रक्त के संपर्क में आती है। और जैसे रक्त के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, ये शुद्धिकरण के लिए कहाँ जाएगी, हार्ट के पास जाएगी। तो इसमें वायु कोशों में विद्यमान ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg के दाब पर वीनस ब्लड में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। और जब इनका दाब बराबर नहीं हो पाता है, जब तक इनका दाब बराबर नहीं होता है तो विसरण विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन जैसे ही इनका दाब बराबर हो जाता है तो इनका आदान प्रदान रुक जाता है। तो इस दौरान रक्त में उपस्थित CO2 45 mm ऑफ Hg के दाब पर वायुकोशीय CO2 के संपर्क में 40 mm ऑफ Hg के दाब पर आती है। अतः निःश्वसन की क्रिया में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसमें अपन रक्त में उपस्थित CO2 की मात्रा 45 mm ऑफ Hg है, लेकिन वायुकोश में जो भी अपनी गैस विद्यमान है उसके संपर्क में आएगी है तो इसका दाब है जो 40 mm ऑफ Hg हो जाता है और इस दाब पर ये वायुकोशीय CO2 के संपर्क में आती है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका आंतरिक श्वसन, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी ब्लड होता है उसका आदान प्रदान कहाँ होता है, रक्त और शरीर ऊतकों के बीच में होता है। और ऊतक किन से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना कार्य एक जैसे हो, ऊतक कहलाते हैं। तो इस क्रिया में बाह्य श्वसन से एल्वोलाई में विद्यमान ऑक्सीजन विसरण विधि द्वारा धमनियों की केशिकाओं के रक्त में मिल जाती है। इसमें कुछ ऑक्सीजन तो रक्त प्लाज्मा में घुल जाती है और शेष हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाती है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऑक्सीजन का परिवहन हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। और हीमोग्लोबिन का एक अणु
4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। जब इस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो यह रक्त शुद्ध कहलाता है तथा पल्मोनरी वेन द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है। जब गैस में आदान प्रदान होता है तो इसमें CO2 की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जो अपना ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, इसलिए उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये रक्त ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के माध्यम से हृदय के बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। अब हृदय से महाधमनी के माध्यम से विभिन्न धमनियों व उपशाखाओं द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर के ऊतकों की कोशिकाओं में जाता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ऊतकों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का दाब कम होता है तथा CO2 का दाब अधिक होता है। यहाँ रक्त व ऊतक कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है, इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। और इस क्रिया से रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ये ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि शिराओं में एकत्रित हो जाता है और महाशिरा द्वारा शुद्धिकरण के लिए हृदय के दाएं नीले में जाता है और दाएं नीले से वापस फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में शुद्ध होने के पश्चात वापस महाधमनी द्वारा हृदय के बाएं नीले आलिंद में आता है और बाएं आलिंद के माध्यम से शरीर के समस्त अंगों और समस्त कोशिकाओं को भेज दिया जाता है। ये यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन का जो आपने फ्लो चार्ट है, तो इसमें इंस्पायर एयर है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 160 mm ऑफ Hg है, जबकि CO2 की मात्रा 0.3 mm ऑफ Hg है। ये क्या करेगी, एल्वोलाई और फेफड़ों के संपर्क में आएगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा तो हो जाएगी इसमें 104 mm ऑफ Hg और CO2 की मात्रा हो जाएगी 40 mm ऑफ Hg। क्योंकि जो अपना ब्लड है उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, उसमें सभी गैसें हैं और यहाँ पे इनमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो इसमें ये इनका मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। फिर है कि जैसे ब्लड है जो एल्वोलर कैपिलरी है उनमें प्रवेश करता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 40 mm ऑफ Hg होती है और CO2 की मात्रा है जो आपके 45 mm ऑफ Hg होती है। यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज़्यादा है। फिर ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, फेफड़ों में आ जाएगा। फेफड़ों के माध्यम से ये यहाँ पे CO2 है, ये ऑक्सीजन है, ये सब आके हार्ट के पास आ जाएगी। हार्ट के पास ये कैसे आएगी, ये आएगी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध होता है, यानी अनऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उसके पश्चात सिस्टेमिक वेन्स है, वो ब्लड छोड़ देती है, कहाँ छोड़ेगी, ऊतकों में। और किसके माध्यम से छोड़ेगी, कैपिलरी के माध्यम से ऊतकों में छोड़ देगी। और ऊतकों में छोड़ेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा आपके वही 40 mm ऑफ Hg है और CO2 की मात्रा 45 mm ऑफ Hg है। ये यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, हृदय के दाएं आलिंद में जा रहा है। ये अपनी जो भी कैपिलरी है वो कैपिलरी ऊतकों से ब्लड लाएगी और ऊतकों से ब्लड ला के यहाँ पर छोड़ देगी। यहाँ से यह आपके हृदय के दाएं आलिंद में आएगा और दाएं आलिंद के माध्यम से दाएं नीले में जाएगा, फिर फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में जाने के पश्चात बाएं आलिंद में आएगा और बाएं नीले में आएगा। बाएं आलिंद के पश्चात बाएं नीले में आएगा और बाएं नीले के माध्यम से शरीर के ऊतकों में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा, अंगों में जाएगा। तो ये ऊतकों में तो ऑक्सीजन की मात्रा लेस देन 40 mm ऑफ Hg है और CO2 की मात्रा ग्रेटर देन 45 mm ऑफ Hg है। तो जैसे ये सिस्टेमिक आर्टरी है, इनके माध्यम से शरीर के ऊतकों में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे थे जो ब्लड शरीर ऊतकों से हृदय के दाएं आलिंद में आ रहा था उसमें ऑक्सीजन कितना था, 40 mm ऑफ Hg था और CO2 कितनी थी, 45 mm ऑफ Hg।
यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। ये ऊतकों से जो ब्लड हार्ट में गया उसकी है। अब जो हृदय से ब्लड ऊतकों में वापस आएगा ऑक्सीजनेटेड होकर, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी आपके 104 mm ऑफ Hg और CO2 की मात्रा होगी आपके 40 mm ऑफ Hg। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और CO2 की मात्रा कम है। तो अपने को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और CO2 कम चाहिए। यह आपके इंस्पायरेशन की प्रक्रिया है कि इसमें ऑक्सीजन 120 mm ऑफ Hg है, CO2 27 mm ऑफ Hg है। यहाँ पे ऐसे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है और जो शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन जाता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 104 mm ऑफ Hg होती है, जबकि CO2 की मात्रा 40 mm ऑफ Hg होती है। ऑक्सीजन की मात्रा जो शरीर ऊतक है उनमें ज़्यादा होती है, CO2 की मात्रा कम होती है। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।